Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं संपूर्ण टॉपिक से। न्यू सिलेबस जो आपके 11 जनवरी को जारी हुआ था साथियों, उसमें जो नए टॉपिक शामिल किए गए उससे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आप वास्तव में रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिश होना चाहिए कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपके राइट हो पर्यावरण के, और अगर 30 में से 25 भी कर दिए तो भी कोई बात नहीं, बाकी कोशिश 30 में से 30 की होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसीलिए कह रहा हूँ आप कर सकते हो 30 में से 30। पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 25 तक भी टारगेट रखो, फिर 30 में से 30 नहीं हो तो। एकल परिवार की विशेषता है बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास, वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल संभव, और बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास। तो साथियों, एकल परिवार की अगर हम बात करें तो जिसमें माता पिता उनकी संतान ही रहे वो कहलाता है एकल परिवार। ऐसे परिवार में सदस्यों के प्रति लगा हुआ अपनापन। अब परिवार के सदस्यों की, ये तो संयुक्त परिवार की विशेषता है। वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल, ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता है। दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति, ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता है। अर्थात यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास, ये एकल परिवार की विशेषता है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? सन 2005 में, सन 2006 में, सन 2004 में, सन 2008 में। तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये पारित किया गया था मित्रों सन 2005 में। कब पारित किया गया था? 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन से संबंधित आपके 2-3 प्रश्न पर्यावरण में पूछे जाते हैं, तो याद होना चाहिए सभी को। पहला विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे, अतः उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उनमें किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती है? नमक की, नींबू की, कपूर की और सभी की। तो राइट आंसर बताइएगा प्रश्न संख्या 3 में कौन सा राइट आंसर है? मित्रों देखिए, ऊनी वस्त्रों को गर्मियों में कीड़ों से बचाने के लिए, ताकि उनमें कीड़े न लगे, उनमें कपूर की, या कपूर को ही बोला जाता है, नेपथलीन की गोलियां। तो साथियों विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 4 को केंचुओं द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, अर्बोरिकल्चर। तो साथियों, जो खाद केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है उनको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और उसी को ही हम कल्चर की भाषा में वर्मी कल्चर के नाम से जानेंगे। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोड़क में और निम्बाहेड़ा में। तो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें सीमेंट फैक्ट्री स्थापना की, तो राजस्थान में साथियों लाखेरी बूंदी में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लाखेरी बूंदी में। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू किया गया? 9 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 और 20 जुलाई 2020। तो मित्रों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात करें तो भले ही इसका नाम 2019 हो, लेकिन इसे लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। जैसे आरटी 2009, नाम तो आरटी 2009 है, लेकिन लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से। तो साथियों उसी प्रकार यहाँ पर भी ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये नाम तो 2019 है, लेकिन लागू 2020 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। 20 3 बार 20 आ रहा है साथियों, याद रख सकते हो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को। तो आपका यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। मित्रों 7वां क्वेश्चन है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया?
वर्ष 2003 को, वर्ष 2009 को, वर्ष 2004 को और वर्ष 2005 को। तो सहकारी शताब्दी वर्ष साथियों, सहकारिता की शुरुआत 1904 से मानी जाती है और इसके जब 100 साल पूरे हो गए अर्थात 2004 में सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था 2004 को। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 8। तो साथियों 8वां क्वेश्चन क्या है, नरेगा का संबंध किससे है? कौशल विकास से, रोजगार से, व्यापार से, ग्रामीण विकास से। तो नरेगा का कार्यक्रम जो गवर्नमेंट चलाती है वो चलाती है रोजगार के लिए। 100 दिनों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको प्रदान किया जाता है जो योग्य होता है उसके। तो साथियों दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1967 में, 1959 में, 1971 में और 1967 में। तो साथियों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई राजस्थान में? 1959 में। सबसे पहले भारत में राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, विधानसभा सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मित्रों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं करेगा, विधानसभा सदस्य नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे मित्रों। 11वां क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, करनाल नागौर, बिलाड़ा जोधपुर, चाकसू जयपुर। बताइए राइट आंसर। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरेगा साथियों? ये भराता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 11 में आपके प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। मैंने कहा था क्वेश्चन कम से कम 25 तो होने ही चाहिए आपके। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, जाट स्त्रियां। तो साथियों ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है साथियों? देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर क्या रहेगा? आदिवासी समाज की जो स्त्रियां महिलाएं होती है उनमें ताराबाद की ओढ़नी प्रसिद्ध वेशभूषा है इनकी। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे मित्रों। निम्न में से राजस्थान में रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? रामरिक सेकरिया, राधा कृष्ण बिड़ला, जमनालाल बजाज, आनंदीलाल पोद्दार। तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 14। तो 14वें क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो सबसे महंगे साधन की बात करें तो महंगा तो सबसे है आपके वायु परिवहन, ये तो सबसे महंगा माना जाता है। और सबसे सस्ता माना जाता है जल परिवहन। सस्ता पूछा है तो तीसरा विकल्प राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। मनुष्यों की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8, 10, 6, 14। तो साथियों मनुष्यों की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल 8 होती है। कितनी होती है साथियों? 8 होती है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 15 में। खोपड़ी की बात की जा रही है, चेहरे की बात नहीं की जा रही है। खोपड़ी में 8 ही रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे साथियों। 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना और उपयुक्त सभी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम क्यों चलाया गया था मित्रों? राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 16 में। 16वें क्वेश्चन में अगर आप चौथे की सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि तीसरा विकल्प सही है। क्यों है?
क्योंकि पल्स पोलियो कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन हो, कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रस्त न रहे। क्योंकि यहाँ पर तो पहला और दूसरा तो क्या कह रहा है, फिर अगर उपचार करोगे तो मतलब बच्चे को पोलियो है, लकवे को रोकोगे तो मतलब बच्चे को पोलियो हो रहा है। तो साथियों इसलिए पहला और दूसरा विकल्प गलत है, ओनली यहाँ तीसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 17 पर। एक जैसा कार्य करने वाली कई कोशिकाओं द्वारा मिलकर किस संगठन स्तर का निर्माण किया जाता है? कोशिकीय स्तर का, अंग स्तर का, उत्तक स्तर का, जीव स्तर का। तो साथियों एक जैसा कार्य करने वाली कई कोशिकाओं द्वारा उत्तक स्तर संगठन का निर्माण किया जाता है, क्योंकि कोशिका किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है, और फिर उत्तक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है। साथियों विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन भारत, देशभक्ति और आनंद मठ। तो मित्रों हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है, और इनकी एक कृति है जिनका नाम है आनंद मठ, इसमें ये संकलित है। साथियों विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 18 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। IUCN की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1947 में, 1948 में, 1960 में। IUCN की स्थापना की बात करें, स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, 1948 में इसकी स्थापना हुई है। साथियों कब हुई है? 1948 में, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद में। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। सहकारी कृषि की विशेषता नहीं है, संगठन बनाकर कृषि की जाती है, भूमि का स्वामित्व संगठन के पास होता है, न्यूनतम सदस्यों की बाध्यता नहीं होती है, बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाता है। तो कौन सा सहकारी कृषि की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 20 में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा रहेगा? देखिएगा संगठन बनाकर इसमें कृषि करेंगे तभी वो सहकारी कृषि कहलाएगी। न्यूनतम सदस्यों की इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, बाजार की जो मांग है उसी के अनुरूप उत्पादन किया जाता है, लेकिन भूमि का स्वामित्व संगठन के पास होता है, ये गलत है। स्वामित्व उन्हीं के पास रहेगा जिनकी कृषि है। साथियों विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 20 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है, साबुन, अपमार्जक, कपड़े धोने का सोडा और उपयुक्त सभी। तो कठोर जल में अगर कपड़े धोने हैं तो साबुन से तो कैसे कठोर जल में धोओगे साथियों, इसलिए सभी वाला गलत है। इसका राइट आंसर है अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में कपड़े धोना चाहिए। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, बुध और यूरेनस। तो साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपके बृहस्पति। कौन सा है मित्रों? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 22 में। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सारे नए टॉपिक में से क्वेश्चन ऐड किए हैं साथियों, ये भी नए टॉपिक है सौर मंडल वाला, उसमें से एक क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 23। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो साथियों प्रथम भारतीय की बात की जा रही है, तो अगर आप कल्पना चावला पर हो तो आप गलत हो। राकेश शर्मा वो प्रथम भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। निम्न में से माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन थी? नए टॉपिक में से क्वेश्चन आ रही है अब आपके। प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव, बछेंद्री पाल और अंशु जमसेम्पा। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला की बात करें तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी साथियों? बछेंद्री पाल। याद रखना है इस क्वेश्चन को भी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। विकल्प नंबर 3 सही है 24 में। नेक्स्ट 25। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये फिर आपके पर्वतारोहण से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी नए टॉपिक में से है। वह स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है और घटता बढ़ता रहता है। तो अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय जो दाब है वो घटेगा साथियों। क्या होगा? वो घटेगा। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 25 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार चेक करके यहाँ पे डाला है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकनले, माउंट इलबरस, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकागुआ। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है आपके माउंट एवरेस्ट। कौन सी है साथियों? माउंट एवरेस्ट ही संसार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और यही सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा विकल्प सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। भारत में सर्वाधिक कच्चे वनस्पति पाई जाती है। वन से संबंधित क्वेश्चन है ये। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और आसाम में। तो साथियों सर्वाधिक कच्चे वनस्पति आपके भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा 27 में। मतलब टीचिंग मेथड के 3 ही क्वेश्चन शामिल कर पाया हूँ, क्योंकि नए टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लिए साथियों। फिर भी सारे टॉपिक से नहीं ले सका क्योंकि प्रश्न तो 30 ही आते हैं। तो चलिए 28वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान प्रश्नोत्तर से तो करवाओगे नहीं, खोज विधि से करा सकते हो, लेकिन ये फिर अमितव्ययी नहीं है। आगमन विधि भी अमितव्ययी नहीं है साथियों। इसका राइट आंसर है प्रदर्शन विधि। खर्चा भी कम आता है, टाइम भी कम लगता है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु खेल विधि किस स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए, मध्यम स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, सभी के लिए। तो खेल विधि, खेल किनको पसंद होता है ज़्यादा? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे किस स्तर पे होते हैं? प्राथमिक स्तर पर। विकल्प नंबर 1 सही है 29 में। अंतिम और 30वां क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइबर वाला, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, और बेल आइकन दबा लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए साथियों। प्रश्न नंबर 30। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। कितने क्वेश्चन सही कर पाए साथियों आप? कमेंट करके बता के जाइएगा। 30 में से 30 करने वाला कौन है ये ज़रूर बताए। तो साथियों देखिएगा, ड्रामा एक दृश्य श्रव्य है, दूरदर्शन दृश्य श्रव्य है, चलचित्र दृश्य श्रव्य है, किंतु छायाचित्र तो फोटो होता है, इमेज जिसको हम कहते हैं। तो साथियों वो एक दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य नहीं है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। ये पर्यावरण के पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके पहले मैंने साइकोलॉजी का वीडियो डाला है, नहीं देखा है तो कंपलसरी है उस वीडियो को भी देखना। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों सभी को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।